के चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे थे, कल जो हमने काव्य रचना पंत जी की थी, संध्या के बाद उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके कुछ पद है वो बाकी रह गए थे, उनकी व्याख्या है वो आज हम करते हैं। कल जैसा कि मैंने बताया था कि पंत जी है, उनकी ये जो चेतना है वो प्रगतिशील मानवतावादी चेतना है। और इसमें देखिए, कवि पंत है वो ग्रामीण जीवन के परिवेश का है वो वर्णन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर यथार्थ वर्णन है वो इस कविता के माध्यम से इन्होंने किया है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि जो संध्या की बात है, गांव का जो परिवेश है उसमें किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं और किस तरह की सोच है वहाँ के व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, सामान्य वर्ग है, जो हमेशा शोषण का शिकार हुए रहते हैं। तो किस तरह की विचारधारा को लेकर है वो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी जो होता है, एक जो महाजन बनने का सपना देखता है, लेकिन उसका सपना वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि गांव की बस्ती है वो कैसी होती है, संकुचित होती है, छोटी होती है। अपनी छोटी दुकान से ही वो अपना गुजारा है वो करता है, फिर भी अपने परिवार को है वो पूर्ण रूप से उसका पालन पोषण है वो नहीं कर पाता है। तो अपनी दुकान पर अनाज के ढेर की भांति निर्जीव सब पूरे दिन गद्दी पर बैठा हुआ ये विचार करता रहता है कि मेरी इस दरिद्रता का क्या कारण है, क्या है, क्या ये समाज की जो परंपराएं हैं जो चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, क्या वो दोषी है या क्या समाज में रहने वाले व्यक्ति है वो दोषी है। तो इन सब के बारे में विचार है वो करता रहता है। और इतना सब करने के बाद भी, दिन भर की भागदौड़ करने के बाद भी, क्या वो अपने परिवार को वो सारे सुख दे पाता है, क्या अपना पक्का घर बना पाता है, क्या वो अपने तन को ढकने के लिए साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन सकता है। तो उन सब के बारे में ही विचार करता है। एक दुकान पर बैठा एक बढ़िया है वो सोच रहा है, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुगर परिजन। परिजन का अर्थ होता है कि परिवार वाले, परिवार के सदस्य है उनके लिए है परिजन। सुगर यानी कि कहते हैं कि स्वस्थ रह पाते हैं, क्या उनकी सारी इच्छाओं की कामना है वो पूरी हो पाती है, स्वच्छ सुगर सुंदर रह सकते हैं। तो कहते हैं कि एक बढ़िया है वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ आराम से घेर के सदृश एकदम निर्जीव सा होकर पूरे दिन गद्दी पर बैठा बैठा सोचता रहता है कि मेरी इस निर्धनता का क्या कारण है, क्या परिस्थितियां ही मेरे प्रतिकूल है, या मेरा भाग्य ही ऐसा है, या फिर समाज की जो परंपराएं हैं वो बाधित करती है। तो मेरी इस उन्नति में बाधक है वो कौन करता है। तो कहते हैं इतनी सी मेहनत करने पर भी क्या कुटुंब यानी परिवार को वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप पालन पोषण है वो कर पाता है। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह नगर है तो एक मन में उसके प्रश्न उठ रहे हैं। तो प्रश्नवाचक शैली में यहाँ है पंत जी ने बड़े ही सुंदर है यथार्थता कि देखिए, जो व्यक्ति अभाव में जीवन जीता है तो उसके मन में अनेक प्रश्न है वो हर समय चलते रहते हैं। तो यह प्रश्नात्मक शैली में है, बड़ा ही सुंदर यथार्थता का चित्रण करते हैं पंत जी। तो कहते हैं कि इतना सब करने के बाद भी क्या मैं अपने परिवार को है वो सब सारी सुख सुविधाएं दे पाता हूँ, क्या मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण है वो अच्छे से कर पाता हूँ, रहते स्वच्छ सुगर परिजन, क्या मेरे परिवार वाले हैं वो स्वस्थ रहते हैं, सुगर रहते हैं, अच्छे सुंदर स्वस्थ कपड़े हैं वो पहन सकते हैं, अच्छे परिधान है उनका उपभोग है वो कर सकते हैं, बना हुआ पक्का घर। तो क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी वो सुबह से शाम तक है अपनी दुकान पर बैठा रहता है, एक ग्राहक का इंतजार करता रहता है। खेतों में काम करने वाला जो कृषक है, किसान है, मजदूर वर्ग है, वो पूरे दिन मेहनत करके भी तो कहता है कि क्या फिर भी वो अपना पक्का घर बना पाता है। ऐसे मजदूर तो दूसरों के घर है बनाते हैं, पक्के घर बनाते हैं, दूसरों की हवेलियां बना देते हैं, दूसरों के भवन का निर्माण करते हैं। तो क्या दूसरों के भवन निर्माण करते करते वो अपना पक्का घर बना पाते हैं। जो एक मिट्टी के कच्चे घरोंदों में रहते हैं, तो क्या वो पूरी उम्र अपने पक्के घर का सपना है उसे पूरा कर पाते हैं। मन में सुख है, क्या उसके में इतना काम करने के बाद भी उसको मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, मन से सुख मिलता है, जुटता है धन। और क्या वो इतना सब मेहनत करके कुछ धन है वो अपने भविष्य के लिए बचाकर भी रख पाता है, जुटा पाता है, कुछ धन को एकत्रित कर पाता है, इकट्ठा कर पाता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न है वो गांव में रहने वाले व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उन सब के मन में इस तरह के प्रश्न है वो चलते रहते हैं। किसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा कब सर्दी से तन। कथड़ी कहते हैं गुदड़ी को, गुदड़ी देखिए, कथड़ी कहते हैं किसको, गुदड़ी। गुदड़ी जैसे गांवों में बनाई जाती है, जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं उनको सील कर है वो गुदड़ी बनाई जाती है, बिछाने के लिए भी होती है। ग्रामीण जीवन में इतने
क्या कौन सोच रहा है? अपनी दुकान पर बैठा लाला सोच रहा है, बनिया है वो सोच रहा है, जो अनाज के ढेर के सदृश अपने आप को निर्जीव सा बना के मूर्तिवत बनाकर बैठा हुआ अपनी गद्दी पर बैठा है, वो ऐसा विचार मन में कर रहा है कि मेरी इस घोर व्यवस्था का क्या कारण है? मैं अपने परिवार को हर वो सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी इस घोर व्यवस्था का क्या कारण है? ऐसा वो मन में विचार कर रहा है। शहरी बनियों सा है बेउठे, क्यों बन जाता नहीं महाजन? और बहुत सारे विचार होते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है कि रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन? यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन? कर्म और गुण की समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। तो देखिए यहाँ भी प्रश्नात्मक क्षेत्र में है वो पूछा गया, अपने मन से क्वेश्चन करा और तो किससे पूछे, किसको जाके पूछे भाई? देखिए समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, शोषण करने वाले होते हैं, शोषित होने वाले होते हैं, शोषण का शिकार होने वाले होते हैं। तो ऐसे में तो कहते हैं कि शहरी बनियों सा वह भी क्यों बन जाता नहीं महाजन? जिस प्रकार शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े बनिए होते हैं, एक छोटी सी दुकान को लेकर बैठते हैं, लेकिन देखते 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 वो बड़े महाजन बन बैठते हैं, दूसरों को उधार देने वाले, ब्याज पर कर्ज देने वाले इतने बड़े महाजन है वो बन बैठते हैं। तो ऐसा ही एक ग्रामीण जो व्यापारी है, ग्रामीण क्षेत्र की जो छोटी सी दुकान का बनिया है, वो सोच रहा है कि शहरी बनियों सा, कि शहरी जो बनी है उनकी भर्ती मैं भी क्यों बन जाता नहीं महाजन? मैं भी उनकी तरह एक बड़ा महाजन है वो क्यों नहीं बन जाता हूँ, एक बड़ा व्यापारी है वो क्यों नहीं बन जाता हूँ? मेरी इसकी उन्नति में बाधा है वो क्या बनती है कि रोक दिए किसने? और किसने मेरी उन्नति के मार्ग है उनको रोक दिया है, बाधित कर दिया है? उन्नति के सब साधन, मेरी जो उन्नति में सहायक होने वाले जो साधन है, उन साधनों को किसने रोक दिया है? कौन मेरी उन्नति में है वो बाधक बनता है? इस तरह का विचार, इस तरह की मानसिकता उसके मन में है वो चल रही है। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ और परिवर्तन? और सोच रहे हैं कि जो ये संसार की व्यवस्था है, संसार के जो रीति रिवाज, नियम, परंपराएं, कानून, कायदे चल रहे हैं, इस समाज में दो प्रकार के वर्ग है, एक शोषण करने वाला है, एक शोषित होने वाला है, एक धनिक वर्ग है, एक निर्धन वर्ग है। धनिक वर्ग हमेशा हावी रहता है निर्धन वर्ग पर। एक तो कहते हैं कि जो क्या ये संभव नहीं हो सकता? क्या ऐसा संभव नहीं है कि संसार की जो व्यवस्था है, जग की जो व्यवस्था चल रही है वर्तमान समय में, जो पूंजीपति और पूंजी विहीन जो दो प्रकार के वर्ग समाज में बने हुए हैं, तो क्या इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता? क्या दोनों को समानता का अधिकार है वो नहीं मिल सकता? ऐसा हो जाए तो संसार है उसकी कल्पना करके देखे, संसार है यहीं पर स्वर्ग के दर्शन है वो प्रत्येक व्यक्ति को है वो मिल जाएंगे। और कर्म और गुण की समाधि सकल आय व्यय का हो वितरण। सकल यानी होता है संपूर्ण, संपूर्ण आय व्यय, संपूर्ण सारी आय व्यय मतलब आमदनी और खर्चा, आमदनी और खर्चा का वितरण, वितरण यानी होता है बंटवारा, बंटवारा। तो बंटवारा तो कहते हैं कि कर्म और गुण कि तो क्या इस संसार की जो व्यवस्था चली आ रही है, इस समाज की जो व्यवस्था है, क्या इस व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन संभव नहीं है कि व्यक्ति को
सभी को। तो यही बात है, वो गांव का बनिया है, वो बैठा बैठा सोच रहा है कि क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता, इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया जाए। जो ये व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में, इस नियम कानून कायदों में परिवर्तन किया जाए, बदलाव लाया जाए कि कर्म और गुणों के आधार पर सबको समानता का अधिकार मिले और संपूर्ण जो आय व्यय है, संपूर्ण आमदनी और खर्चा है, उसका बंटवारा है वो समान रूप से सभी में किया जाए। व्यक्ति को उसके कर्म का फल है वो समान रूप से मिले। देखिए यहाँ संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहाँ हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे इंसानों को देखते हैं कि जो पूरे दिन मेहनत करते हैं, बेचारे पूरे दिन लगे रहते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का मेहनताना है वो नहीं मिल पाता है। जितना वास्तव में वो हकदार होते हैं, उस पैसे को पाने के, उस पैसे का अधिकार भी उनको नहीं मिल पाता है। उनके जो मेहनत है उसका मेहनताना भी उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये हमारे ऐसे संसार की, हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था चली आ रही है कि बेचारा करे, पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य व्यक्ति को कर्म है वो करने ही पड़ते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार के संपूर्ण जो आय है, अगर उसका समान रूप से बंटवारा कर दिया जाए, व्यक्ति है उसके कर्म के आधार पर, कार्यों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर है। अगर देखिए कई बार हम देखते हैं कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत है गुणी विद्वान विद्वजन व्यक्ति बैठे होते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल है वो नहीं मिल पाता है, उनके गुणों की पहचान है वो नहीं हो पाती है। तो यही बात है, कवि पंत जी है वो इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, एक प्रगतिशील चेतना की बात यहाँ कर रही है, एक साम्यवादी विचारधारा की बात है वो यहाँ करते हैं कि समाज में साम्यवादी हो, समाज में साम्य यानी कि समानता का अधिकार है वो सबको मिले। और मैं भी ऐसा चाहूंगी कि जो कोई भी इस कविता को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अपने आगे जाकर है इस तरह की विचारधारा है उसे अपने जीवन में उतारे कि संपूर्ण समाज में है वो समानता का अधिकार है वो सबको दिया जाए। कि घुसे घरों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, लेकिन व्यवस्था ऐसी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति है वो अपनी अपनी सोचते हैं, अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही गांव के जो व्यक्ति है वो तो बेचारे विवश होते हैं, लाचार होते हैं, बेबसी का शिकार होते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे में वो अपने घरों यानी मिट्टी के जो कच्चे घर बने होते हैं उनके घरों में घुस करके अपनी अपनी सोच रहे और अपने अपने जीवन के बारे में किसी को फुर्सत नहीं है। इस संसार में सकल आय व्यय के वितरण के बारे में कोई नहीं सोचता है, सभी अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपनी ही रोटियों के नीचे आंच लगाने में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि सभी अपनी अपनी सोच रहे जन यानी कि सभी व्यक्ति हैं कि सभी व्यक्ति अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं हो जो फूंक दे सब में सामूहिक जीवन, और सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, कि काश इस संसार में ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसा हो जाए जो फूंक दे, यानी कि संसार की जो व्यवस्था है उसमें एक ऐसा परिवर्तन ला दे, ऐसा एक विचारधारा को है वो प्रभावित कर दे कि जो सब में सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा को बढ़ा सके, सामूहिक जीवन जीने की जो विस्तारवादी नीति है उसे आगे बढ़ा सके। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? मिलकर जन निर्माण करे, जन वो संपूर्ण संसार के जो जन है मिलकर जग का निर्माण करे, एक नया संसार बनाए जिसमें क्या हो, समानता का अधिकार हो, व्यक्ति में ऊंच नीच भेदभाव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, एकता की भावना है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हो, मिलकर वो करे जीवन का, और सभी मिलकर इस जो ये मानव जीवन जो मनुष्य को मिला है बड़ा दुर्लभ होता है। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किलों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, तो इसे सब मिलकर इस जीवन का, मनुष्य जीवन जो मिला है उसका उपभोग करे, अपने संपूर्ण सुख साधनों से, आय व्यय के सकल वितरण से है वो अपने इस जीवन का उपभोग है वो करे। क्या ऐसा संसार में संभव नहीं है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे आकर इस तरह की परंपरा को है वो आगे बढ़ाएगा, इस तरह की विचारधारा को, पंत जी ने जो विचारधारा दी है उसमें इसको विस्तारवादी नीति के द्वारा है आगे बढ़ाएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आएगा सामने? तो ऐसा क्या संभव है कि नहीं? जन विमुक्त हो जन शोषण से, विमुक्त यानी कि मुक्त हो जाना, पूरी तरह से मुक्त हो जाना, कि जन विमुक्त हो जन शोषण से। और ऐसी कल्पना करते हैं कवि पंत जी इस कविता के माध्यम से, बड़े ही सुंदर समाज की
अधिकारी हो, क्या ऐसी व्यवस्था है वो नहीं की जा सकती। देखिए अब अगले पैराग्राफ देखते हैं हम। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं, 16वां पैराग्राफ है वो देखते हैं। 16वां पद, दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप है। अब देखिए सोचता है कि कितने अच्छे विचारधारा को लेकर है वो बनिया है, वो बैठा बैठा सोच रहा है अपने दुकान की गद्दी पर बैठा बैठा वह निर्जीव सा मूर्तिवत होकर है वो सोच रहा है, कितनी अच्छी विचारधारा देखिए उसके मन में अभी चल रही है। लेकिन क्या ये विचारधारा है वो स्थायी रूप से रहती है उसके मन में या नहीं रहती है। आगे के पैराग्राफ में हम देखते हैं कि दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ढाबे। तो कहते हैं कि हमारी जो ये व्यवस्था है इसका मूल कारण है हम जो पाप करते हैं या हमें कोड़ी की जो स्पर्धा है, धन की जो स्पर्धा में हमें है वो झूठ तक बोल जाते हैं। जैसा कि मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था कि बनिया है वो कोड़ी की स्पर्धा में यदि धन कमाने की जो होड़ लगी होती है उसमें वो है अनेक बार झूठ भी बोलता है ना। तो वही कहते हैं कि दरिद्रता, हमारी जो निर्धनता है, दरिद्रता यानी गरीबी है, निर्धनता है, वो सब पापों की जननी है, सब पापों को जन्म देने वाली जननी यानी जन्म देने वाली। तो कहते हैं हम जितने भी पाप करते हैं उन सबका कारण किसे मान रहा है, वो किसे दरिद्रता को मान रहा है, निर्धनता को, गरीबी को मान रहा है। मिटे जनों के पाप ताप है, और ये दरिद्रता अगर मिट जाए, निर्धनता अगर हमसे दूर हो जाए, हमारे जीवन से अलग हो जाए, विलग हो जाए, तो कहते हैं सारे जन के यानी जो संसार के जितने भी लोग हैं उनके सबके पाप ताप और जो भय का वातावरण हर समय उनके मन में बना रहता है कि क्या मैं आज अपने परिवार का पालन कर पाऊंगा कि नहीं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाऊंगा कि नहीं, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी समय पर दे पाऊंगा कि नहीं। ये जो भय उसके मन में हर समय लगा रहता है। और जो शोषक वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग होता है, उसका भी भय उसे हर समय बना रहता है। तो कहते हैं कि अगर ये दरिद्रता हमारे जीवन से अलग हो जाए, मिट जाए, तो सारे जन के पाप ताप और भय है वो मुक्त हो जाए, उनसे वो दूर हो जाए, मिट जाए। सुंदर वो अधिवास, और कहते हैं सबका अधिवास यानी होता है रहने का स्थान घर, और सबके रहने के घर है वो कैसे हो, सुंदर हो, पक्की हो, कच्चे खड़ोंदों में, मिट्टी के खड़ोंदों में उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनका अधिवास है, उनके रहने का स्थान है वो कैसा होगा, सुंदर होगा। वसंतन, और तन पर, वसंत किसका प्रयोग है, कपड़ों का, कपड़े कपड़े है बचे है वसंत। तो कहते हैं तन पर है वो सुंदर कपड़े होंगे। पशु पर मानव की फिर जो पशु पर, पशु से मतलब या पशुता, पार्श्विक जो व्यवहार व्यक्ति करते हैं समाज में रहकर, आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, आए दिन समाचार पत्रों में, टीवी पर, न्यूज़ पे हमें देखने को मिलता है कि लोग कितने पार्श्विक हो गए हैं, कितनी बर्बरता का आचरण है वो करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति किस तरह से है उसकी कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है, किस तरह से उसका सारा धन हड़प लिया जाता है, लूट लिया जाता है, मारपीट की जाती है। तो ये क्या है, पार्श्विकता है, पशु के जैसा आचरण किया जाता है मनुष्य के साथ एक जन के द्वारा दूसरे जन पर। तो कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए तो वो लोग भी किसी मजबूरी के शिकार होकर ऐसा करते हैं, कुछ का तो कहना ही क्या। तो वसंत करो पशु, और अगर ऐसा हो जाए कि दरिद्रता है वो मिट जाए तो फिर से पशुता पर मानव की विजय, मानवता की विजय है वो देखने को मिले, जय यानी विजय, विजय है वो देखने को मिलेगी। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की। तो कहते हैं कि व्यक्ति ये देखिए जो परिपाटी चल रही है, ये आदिकाल से बहुत पुराने समय से जो ये परिपाटी चल रही है, हमेशा से इतिहास में पीछे जाकर देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा 2 प्रकार के वर्ग है वो समाज में पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग, पूंजीविहीन वर्ग, शोषण करने वाला, शोषण का शिकार होने वाले। तो ये वर्ग हमेशा से एक मालिक वर्ग है, एक मजदूर वर्ग है, वो हमेशा से देखने को मिलता है। तो ये कहते हैं कि इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, बल्कि क्या है, संसार की परिपाटी ही ऐसी है, इस संसार के नियम कानून कायदे ही ऐसे चले हुए हैं कि ये जो इसका ये जो व्यक्ति की दरिद्रता है इसका कारण है वो कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि ये परिपाटी है वो संसार में चिरकाल से चले आ रहे, लंबे समय से जो चली आ रही है, वही इसका कारण है। दोषी जन के सुख दुख कलेश की, और वही जो परिपाटी है वो इस व्यक्ति के, जो दोषी व्यक्ति है उसके जन के सुख और कलेश का कारण चली आ रही
देखिए अपने भारत देश की ऐसी परंपराएं हैं वो चली आ रही है, अपनी भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को रखने वाली है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली कि संसार, संपूर्ण संसार ही क्या है, एक परिवार है। तो यहाँ केवल अपने देश की बात नहीं करें, केवल भारत देश की बात नहीं करें, हिंदुस्तान की बात नहीं करें हैं, यहाँ कह रहे हैं कि प्रजा सुखी हो, देश देश की, यानी संपूर्ण देशों की, संसार में जितने भी देश हैं उन सब देशों की प्रजा है वो क्या हो जाए, सुखी हो जाए। क्योंकि केवल भारत में ही नहीं है, ये तो वर्ग भेद है वो सब जगह व्याप्त है, तो सब जगह अपने भारत देश से भी और कठोर देश है जहाँ पर ये वर्ग भेद है वो चलता है, बिल्कुल निरंकुशता का शासन है जहाँ चलता है, तो वहाँ तो प्रजा और भी ज्यादा दुखी है। तो कह रहे कि यहाँ देखिए पंत जी की विचारधारा कितनी सुंदर है, वहाँ यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो उजागर हो रही है पंत जी की प्रजा सुखी हो, देश देश की। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा अगर समाज में संभव हो जाए, ऐसा अगर देश में संभव हो जाए, ऐसा अगर संसार में संभव हो जाए कि जन के श्रम का जन में समान रूप से बंटवारा हो जाए, तो सारी जनता है, सारे लोग हैं वो सुखी हो जाए, संपूर्ण देशों के जो लोग हैं वो सुखी हो जाए। टूट गया स्वप्न वणिक का आई जब बुढ़िया बेचारी, बड़ा अच्छा स्वप्न देख रहा था, बहुत ही सुंदर विचारधारा वाला स्वप्न है वो देख रहा था, बढ़िया बैठा बैठा लाला अपनी दुकान में बैठा बैठा, लेकिन क्या ये स्वप्न, क्या विचारधारा स्थिर रूप से रह पाती है उसके मन में, क्या वो उस पर अटल रह पाता है। देखते हैं आगे कि टूट गया स्वप्न वणिक का, और ऐसा जो वो सोच रहा था इतनी देर से कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है, कितना सुंदर स्वप्न देख रहा था वो, तो कहते हैं कि स्वप्न है वो पल भर में ही टूट जाता है। वणिक क्या होता है, बनिया, वणिक वर्ग कहते हैं, वाणिज्य वर्ग, वणिक वर्ग बनियों से जुड़ा हुआ है, वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ शब्द है ये, वणिक वर्ग है वो बनियों से, तो कहते हैं जो स्वप्न है वो वणिक यानी गांव का जो बनिया है उसका टूट जाता है। कैसे टूटता है, आई जब बुढ़िया बेचारी, एक बुढ़िया है बेचारी, लाशा बेबस बेचारी है जो अपने परिवार के पालन के लिए कुछ थोड़ा सा सामान लेने के लिए, थोड़ा सा आटा खरीदने के लिए आई है, तो जब वो उसकी दुकान पर आती है तो वणिक जो स्वप्न देख रहा था उसका स्वप्न एक पल में टूट जाता है। कैसे कि आज पाव आटा लेने बेचारी बुढ़िया आती है, थोड़ा सा आटा लेने, आज पाव आटा कितना सा होता है, इतना सा होता है, उससे एक व्यक्ति का भी पेट नहीं भर सकता। तो कहते हैं कि आज पाव आटा लेने को लो लाला ने फिर डंडी मारी। अब देखिए डंडी मार रहा है, इतनी देर कितनी अच्छी विचारधारा चल रहा था, कितना अच्छा सोच रहा था, कितनी साम्यवादिता की बात कर रहा था, समानता की बात कर रहा था, लेकिन कह रहे हैं कि इससे पहले का पैराग्राफ पढ़ा था ना कि सब अपनी अपनी सोचते हैं, वहीं पे विचारधारा जो अभी उसके मन में विचारधारा चल रही थी, जो समानता के अधिकार के बारे में, श्रम मेहनत और मेहनताना दोनों के समान बंटवारे की जो बात उसके मन में चल रही थी वो एक पल में टूट जाती है, अटल नहीं रह पाती है, निश्चित नहीं रह पाती है। और कहता है कि लाला ने फिर डंडी मारी, डंडी मारने से मतलब नहीं छड़ी उठा के बुढ़िया को मारी, यहाँ डंडी मारने से मतलब वो नहीं, डंडी मारने से मतलब बेईमानी करना, कि दुकानदार है वो डंडी मारना यानी तराजू से तोलता है, उसकी जो डंडी होती है उसको सामान की तरफ झुका देना, यानी बेईमानी कर देना। यहाँ पर भी देखो जब बेचारी बुढ़िया एक पाव हाथ भर आटा तो लेने के लिए ही है और उस पर भी लाला ने है भी बेईमानी है वो कर दे दी, अर्थात वो उसे आटा कम तोल कर देता है, बेईमानी करता है। तो लाला ने भी डंडी मारी, चीख उठा घुघू डालों में लोगों ने पट दिए द्वार पर। अब देखिए जो ये व्यवस्था चल रही है, जो असमानता की व्यवस्था चल रही है,
निकल रहा बस्ती को धीरे धीरे। अंतिम पंक्ति है ये इस कविता की, पंत जी की जो संध्या के बाद कविता है, प्रगतिवादी चेतना वाली जो कविता है, उसकी अंतिम पंक्ति कि निकल रहा बस्ती को धीरे धीरे गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। तो कह रहे अब निद्रा का अजगर, निद्रा रूपी जो अजगर है, यानी आलस्य वाला, आलस्य यानी आलस्य, आलस्य और निद्रा, देखिए जहाँ आलस्य होता है नींद तो आएगी आएगी, तो दोनों एक दूसरे के डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर है ना। तो कह रही कि गाढ़ा आलस्य, गहरा गहना, गाढ़ मतलब होता है गहरा गहना आलस्य है वो, और घनी नींद रूपी जो अजगर है वो पूरी बस्ती को है वो धीरे धीरे आलस्य में निगल रहा है, उसे खा रहा है। अर्थात पूरी गांव की बस्ती है वो धीरे धीरे है। संध्या के बाद की बातें हमने पूरी कविता में की है। तो अंधकार है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, रात्रि बढ़ती जाती है, सर्दी की रात की बात की ठिठुरन बढ़ती जाती है, तो लोग है वो अपने अपने कच्चे घरोंदों में पूरी की बस्ती ऐसा लग रहा है कि मानो नींद रूपी जो अजगर है, अदृश्य रूपी अजगर है, वो पूरी बस्ती को ही निकल रहा है। तो देखिए ये कविता है यहाँ पूर्ण होती है। अब देखो इस कविता के बारे में कुछ बातें हैं वो हम कर लेते हैं। तो इससे जुड़े हुए अगर कोई भी प्रश्न आपके आते हैं तो वो आप बड़े आराम से है उन्हें हल कर सकते हो। अगर आपने इस कविता की जो मैंने व्याख्या बताई है, जो व्याख्या मैंने संपूर्ण व्याख्या है बड़े सरल शब्दों में बताने का संपूर्ण प्रयास किया है, पूर्ण प्रयास किया है, अगर आपने वास्तव में ध्यान से सुना है तो इससे जुड़े कोई भी प्रश्न अगर आपके सामने आए तो बड़ी आसानी से आप कर देते हैं। तो ये देखिए कवि पंत जी है, उनकी एक प्रगतिवादी चेतना की ये जो कविता है, इसमें इन्होंने साम्यवादी विचारधारा को है वो बलवती है वो किया है कि समाज में है वो समानता का अधिकार है, वो सबको मिले, सबको श्रम है, मेहनत है, मेहनत का बंटवारा भी। अब किसी एक व्यक्ति है बड़े बड़े हम देखें बेरोजगारी आज हमारे संसार के हमारे देश की इतनी भयंकर समस्या है ये बेरोजगारी की। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे काबिल लोग हैं जो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में तो देखिए आप सभी बेरोजगार बैठे हैं, किसी के पास रोजगार है ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोरोना जैसी महामारी ने संपूर्ण संसार को है वो धीरे धीरे निकल रही है, संपूर्ण संसार पे अपनी छत्र छाया उसने फैला रखी है। तो इसमें देखिए सब जगह है वो बेरोजगारी है वो भयंकर एक समस्या है। कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है अपनी बेरोजगारी वाली। तो यहाँ अब रोजगार है ही नहीं तो व्यक्ति अपना घर कैसे चलाए, अपने यहाँ श्रम का बंटवारा, मेहनत का बंटवारा है वो किस प्रकार से समानता से हो। तो ये भी इसे देखिए ये कविता है बहुत ही इस समय के लिए ये बड़ी ही सही साबित हो रही है कविता कि व्यक्ति को अब इस तरह की विचारधारा है वो ले आनी चाहिए कि अब है वो समाज में जो दो प्रकार के वर्ग है, असमानता का जो भाव है वो मिटा देना चाहिए। बेचारे कितने गरीब लोग हैं जिनके जो आय व्यय छोटा मोटा साधन था वो भी उनसे छीन लिया गया है, इस महामारी कोरोना जैसी महामारी ने है छीन लिया है। तो ऐसे में वो अपना घर अपने बच्चों का पालन पोषण है वो कैसे करे, ऐसे में उसे वो पाप करने के लिए वो मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है, अपनी बेईमानी का रास्ता अपनाने के लिए है वो मजबूर हो जाता है। तो अगर ये समानता का अधिकार है वो समाज में अगर व्याप्त हो जाए, अब भी अगर ये महामारी से छुटकारा उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप लोग भी करिए कि इस महामारी से जल्दी ही इस संसार को है वो मुक्ति मिले और इस संसार में एक नई ऐसी व्यवस्था है वो कायम हो जो समानता के अधिकार पर हो, जो इसे साम्यवादी जो विचारधारा है कवि पंत जी की इस कविता के माध्यम से जो कहना चाहते हैं, हो सकता है कवि पंत जी ने ये कविता है वो इसी समय के लिए ही बनाई हो, इसी समय में लोगों में वो चेतना जागृत करने के लिए ही ये कविता है वो कवि पंत जी ने है वो बनाई हो, साम्यवादी विचारधारा समानता के अधिकार के लिए बनाई हो। अगर ऐसा हो जाए तो हम जो कोरोना महामारी के कारण जो इस संसार में देश का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई है बड़ी जल्द ही हम कर पाएंगे, वो सारा संसार है वो सुखी हो पाएगा। तो बहुत ही सुंदर विचारधारा के साथ कवि पंत ने है ये कविता आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगी और इसे कविता का जो भाव है उनका मूल भाव है उसे अपने जीवन में उतार कर है वो हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले लेसन के साथ है वो हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, टेक केयर।